हेलो प्यारे बच्चों, हमारे क्लास 10th के सत्र 2022-23 के मिड टर्म एग्ज़ाम चल रहे हैं और मॉर्निंग शिफ्ट का जिसमें हिंदी का हम पेपर आज सॉल्व करेंगे, जिसमें 17 क्वेश्चन हैं, लेकिन हम 1 से 10 तक इसमें चर्चा करते हैं। बाकी की वीडियो हम दूसरे में बनाएंगे। ये देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन आपको अपठित गद्यांश आया था, जिसे पढ़कर आपने प्रश्नों के उत्तर देने थे। ये आपका अपठित गद्यांश है, पूरा आपने पढ़ा था इसे, और इसके बाद यहाँ दिए गए प्रश्नों को आपने हल करना था। पहला प्रश्न है, प्रफुल्ल चंद्र राय को स्कूल तथा नियमित पढ़ाई क्यों छोड़नी पड़ी? आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। ये देखिए, पहले क्वेश्चन का आंसर है बीमारी के कारण उन्हें न सिर्फ स्कूल छोड़ना पड़ा, तो यहाँ हमें पता लगा कि बीमारी के कारण उन्हें छोड़नी पड़ी थी, तो हम इसका उत्तर ख, बीमारी के कारण। दूसरा, बंगाल में पश्चिमी शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? ये देखिए, पहला आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है बेटा। जब तक आप इसे नहीं पढ़ोगे, नहीं समझोगे, नहीं कर पाओगे। डेविड हेयर खुद शिक्षित नहीं थे, परंतु उन्होंने बंगाल में पश्चिमी शिक्षा के प्रसार में, यानी डेविड हेयर ने पश्चिमी शिक्षा शुरू की थी के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो हमारा आंसर हो गया डेविड हेयर। प्रफुल्ल चंद्र राय के बड़े भाई का नाम क्या था? ये देखिए, प्रफुल्ल ने अपने बड़े भाई नलिनीकांत के साथ डेविड हेयर के स्कूल में, यानी बड़े भाई का नाम नलिनीकांत। चौथा, प्रारंभिक शिक्षा के बाद प्रफुल्ल चंद्र राय ने किस विद्यालय में दाखिला लिया? पहले देखिए, सन 18 प्रफुल्ल ने प्राथमिक शिक्षा पाई, बाद में प्रारंभिक शिक्षा के बाद में उन्होंने अल्बर्ट स्कूल में दाखिला लिया। थोड़ा सा समझकर पढ़ेंगे तो आप, बहुत ही सरल गद्यांश है और पूरे बेटा पूरे मार्क्स इसमें ले सकते हैं। अल्बर्ट स्कूल। प्रफुल्ल चंद्र राय के पिताजी का क्या नाम था? ये देखिए, शुरू में ही दिया हुआ है, उनके पिता हरीशचंद्र राय। प्रफुल्ल चंद्र राय के पिताजी का नाम हरीशचंद्र राय था। ठीक है, अब अगला देखिए, एक काव्यांश आपको दिया है, यानी पद्यांश आपको पढ़कर और इसके प्रश्नों के उत्तर भी आपको इसी तरह से देने हैं। बेटा पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसे आप पढ़ेंगे तो ही इसके उत्तर दे पाएंगे। कवि किससे अनुरक्ति छोड़ने की बात कह रहा है? देखिए, आपके पैरा में दिया हुआ है, भोग में अनुरक्ति छोड़ो, तो भोग आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, भोग से। कवि किनके स्वरों में एक स्वर अपना मिलाने की बात कह रहा है? वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला दो। ये देखिए, वंदना के स्वरों में अपना स्वर मिलाने के लिए कवि कह रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कवि किस में भ्रष्ट न होने की बात कह रहा है? आप पैरा को पढ़िए। देखिए, तीसरा है, लोभ में न भ्रष्ट होऊं, लोभ में। ठीक है, चौथा देखिए, कवि किधर उन्मुख व्यक्ति को मोड़ने की बात कह रहा है? योग उन्मुख वृत्ति मोड़ो। कवि किसको न भूलने की बात कह रहा है? ये देखिए, वंदनीय माँ को न भूलो। तो बेटा इसे पढ़ेंगे, आप इजीली इसको कर पाएंगे। और तीसरा, या तो वो आपको ये वाला पद्यांश करना था या ये वाला करना था, कोई एक करना था। और ये वाला तो बहुत ही आसान आया है, जो हमारी एक प्रेयर भी है, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें। ठीक है, ये प्रेयर याद ही होगी आप सबको। अब इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक थी और अब हम आ गए हैं पेज नंबर 5 पर। दूसरों पर जय से पहले कवि किस पर जय की बात कर रहा है? आपको ये प्रार्थना याद है, दूसरों की जय से पहले खुद की जय
करें। कवि किससे बचे रहने की बात कर रहा है? कवि कह रहा है झूठ से बचे रहें, सच का दम भरें। ठीक है, तो झूठ से बचने की बात कह रहा है। अपने दिल से किसको साफ करने की बात कवि कह रहा है? भेदभाव अपने मन से साफ कर सकें। ये बेटा पोयम याद है, इसलिए मैं जवाब दे पा रही हूँ, और आपको भी उम्मीद करती हूँ ये प्रेयर याद होगी। किससे भूल होने पर कभी उसे माफ करने की बात कह रहा है? कवि किससे उसे माफ करने? दोस्तों से भूल हो तो माफ कर सकें, तो दोस्तों से इसका उत्तर। नेक्स्ट है, कवि किसका दम भरने की बात कर रहा है? झूठ से बचे रहें, सच का दम भरें, तो सच का। चलिए अब हम आ जाते हैं इसके व्याकरण वाले भाग पर। राधा घूमने गई, इनमें आपको वाक्य भेद बताने हैं बेटा रचना के आधार पर। तो राधा घूमने गई और आम ले आई। अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो तो मैंने उसमें आपको पहचान करने का तरीका बताया है कि जहाँ पर और आ जाता है वहाँ संयुक्त वाक्य होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य की पहचान क्या है? कि एक वाक्य दूसरे पर आधारित होता है, एक दूसरे पर टिका हुआ होता है वो। जैसे जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं वो सदा सुखी रहते हैं, वे। तो जो, वो, इसलिए, क्योंकि, जहाँ, वहाँ, यहाँ, वहाँ, ये जहाँ जुड़े हुए होते हैं एक से दूसरा, वहाँ पर मिश्र वाक्य होता है। ये बेटे मैंने आपको बहुत आसान तरीके बताए हुए हैं। जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं वे सदा सुखी होते हैं, तो ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। आपने कठिन काम किया और आगे बढ़ गए। इस वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलना है आपको। और आया था तो ये संयुक्त वाक्य है, अब इसे आपने मिश्र में बदलना है। मिश्र के लिए क्या है? हमने बताया कि वो एक दूसरे पर टिका हुआ होता है। आप औरों को पढ़िए, कोई भी टिका हुआ नहीं है। आप इसलिए आगे बढ़ गए क्योंकि आपने कठिन काम किया, इसलिए, क्योंकि, एक पर दूसरा आधारित होता है। चौथा देखिए, मैंने देखा कि एक मेमना दौड़ते हुए झाड़ियों में छिप गया। रेखांकित उपवाक्य का भेद बताना है। ये देखिए बेटा, इसमें मैंने देखा की के बाद एक मेमना, तो ये हमारा आश्रित उपवाक्य है, एक मेमना। और मेमना क्या है? दौड़ते हुए झाड़ियों में छिप गया। तो जिस पर क्रिया हो रही है हमें उसके बारे में ही बताना है। तो ये संज्ञा है, और की के बाद एक मेमना, ये आश्रित उपवाक्य है। तो संज्ञा आश्रित उपवाक्य हमारा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, मिश्र वाक्य इसमें बताना है। मिश्र वाक्य का हमने बताया एक पर दूसरा आधारित होता है। कि, परंतु, इन पर हमें एक वाक्य सुनने के बाद दूसरा आगे का सुनना पड़ता है। बच्चों ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। ये देखिए, की से हमें आगे का वाक्य पता लगा, वरना ये अधूरा था। देखिए इसमें ये आंसर भी उसने समझाया था परंतु मैंने नहीं समझा। ये भी मिश्र वाक्य का ही उदाहरण है। तो अगर ख लगाया है तो भी सही है, और ग लगाया होगा तो ये भी आपका सही ही है। चलिए अब देखिए, इसमें आपको वाच्य पहचानने हैं। मैंने आम खाया। बेटा आपने अगर ध्यान दिया हो क्लास में तो जब आपको बताया गया था तो या तो शून्य कारक चिन्ह या ने कारक चिन्ह जहां आ जाता है वहां कृतवाच्य होता है। तो देखिए, मैं, ने जहां कारक चिन्ह आ गया तो कृतवाच्य होता है। उन्होंने सारे प्रश्न हल कर दिए, इसको आपने कर्म वाच्य में बदलना है। कर्म वाच्य आपको पता है जिसमें द्वारा लगाया जाता है। तो उनके द्वारा सारे प्रश्न हल कर दिए गए। द्वारा यहां भी आ रहा है, उनके द्वारा प्रश्न हल कर दिया गया, लेकिन यहां पर देखिए वाक्य ही बदल दिया उन्होंने। उनके द्वारा प्रश्न हल कर दिया गया, जबकि हमारा है उनके द्वारा सारे प्रश्न हल कर दिए गए। तो हमें
जो दिया हुआ है सारा वही लिखना है, बस द्वारा चेक करना था। मैं हंस नहीं सकता, इस उपयुक्त वाक्य को भाववाच्य में बदलना है। भाववाच्य में हमने बताया था एक तो से आता है और नहीं आता है ना, तो इसमें से, ये देखिए, मुझसे हंसा नहीं जाता, भाववाच्य। ये हमने कुछ पहचान बताई थी, अगर आप इनके द्वारा चलते हैं तो आप पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे बेटे। निम्नलिखित वाक्यों में से कृतवाच्य वाला वाक्य आपको छांटना है। कृतवाच्य जिसमें ने कारक चिन्ह आ रहा होता है वो कर्ता से क्रिया बता रहा होता है। सुमित ने कविता पढ़ी, ठीक है, ये देखिए बाकियों में के द्वारा आ रहा है, कर्ता के तुरंत बाद कारक चिन्ह इसी में ने आ रहा है, तो यही है हमारा कर्तृवाच्य। नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा 5वां, निम्नलिखित में भाववाच्य का उदाहरण। भाववाच्य जो हमारे मन में भाव आता है कि चलो ऐसा कर लिया जाए, तो इसमें आज घूमने चलते हैं, आज घूमने चलें, आओ घूमने चलते हैं, आज घूमने चला जाए, आज ऐसा किया जाए, तो यहाँ पर हमारा जो चला जाए, जो इस तरह के वाक्य होते हैं इनमें भाववाच्य होता है। चलिए अब हमें पद परिचय देने हैं। 5वां क्वेश्चन, वे लोग कल शिमला जा रहे हैं, इसका पद परिचय देना है अंडरलाइन वर्ड का। शिमला, शिमला एक जगह का नाम है और बहुत सारी जगह नहीं है, ये सिर्फ एक ही जगह का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, जगह का नाम संज्ञा होती है। अब वचन कौन सा है, एक ही जगह है शिमला, बहुत सारे शिमले नहीं है, तो इसलिए एक वचन। और शिमला जो है ये पुल्लिंग है, इसका लिंग पुल्लिंग है। अब यहाँ देखिए हमने यहाँ तक तीनों में पुल्लिंग पुल्लिंग दिया हुआ है, तो हम कैसे पहचाने, कारक से पहचानते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पर आता है वे लोग कल शिमला को जा रहे हैं, यानी कर्म कारक शिमला को। चलिए दूसरा, रमा कलम से स्केच बनाती है। स्केच क्या है, संज्ञा है, जो भी हम ड्रॉ कर रहे हैं वो संज्ञा है, लेकिन वो कुछ भी बना सकती है, स्केच में कुछ भी, नदी, पहाड़, नाले, बच्चा, कुछ भी, तो इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। अब देखिए तीनों ही जातिवाचक हैं। अब स्केच बनाती है, एक अकेला ही है, ठीक है, पुल्लिंग है, स्केच पुल्लिंग है, और कर्म स्केच को बनाती है, यानी कर्म कारक, सही है, तो क इसका आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग, कर्म कारक। वे लोग आ गए, वे लोग, वे सर्वनाम है, आप सभी जानते हैं। अब देखिए ये तो इसमें गलत हो गया, सर्वनाम 3 में दिया गया है हमको, तो सर्वनाम वे लोग पुरुषवाचक हैं, और क्योंकि बहुत सारे जने हैं तो बहुवचन है, और तीनों में ही बहुवचन दिया हुआ है। वे लोग आ गए, अब देखिए वे, अब यहाँ पर पुरुष आपको बताना है, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष हमारे अपना होता है मैं, और मध्यम पुरुष हम जब किसी सामने वाले की बात करते हैं, और अन्य पुरुष वे जो आते हैं उनके लिए हम बात करते हैं, वे, तो अन्य पुरुष में आया वे लोग, वह, वे सब, वे अन्य पुरुष में आते हैं, और कर्ता कारक भी तीनों में था, तो हमने इस अन्य पुरुष से अलग अपना कर लिया घ। गंगा, जैसा कि नाम से ही पता है गंगा संज्ञा है और व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि एक अकेला नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब ये गलत है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गंगा, गंगा पुल्लिंग है क्या, नहीं, गंगा स्त्रीलिंग है, तो हम देखते हैं आगे भी दिया हुआ है, व्यक्तिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग है, और ये देखिए यहाँ भी पुल्लिंग दिया है, तो हमें यही पता लग गया कि यही हमारा सही है, और एक वचन है ये भी हमें पता है। और गंगा विश्व की सबसे बड़ी नदी है, तो कर्ता कारक है, गंगा के बारे में बताया जा रहा है तो कर्ता कारक है। शाबाश, तुमने बहुत अच्छा खेला।
तुमने, अंडरलाइन वर्ड का पद परिचय है, सर्वनाम है ये तुम, पुरुषवाचक है और एक वचन है तुमने। मध्यम, बेटा ये तुम हम बहुत सारे लोगों को भी कह सकते हैं, तुमने बहुत अच्छा खेला, तो यहाँ ये भी सही हो सकता है और क भी सही हो सकता है। वैसे क अगर आपने लगाया है तो इसमें भी नंबर मिलेंगे, ख लगाया है तो इसमें भी नंबर दिए जाएंगे। मध्यम पुरुष जब हम सामने वाले की बात करते हैं, यानी तुम, तुम्हारा, आपका, तुम सबका, तो मध्यम पुरुष आता है। और तुमने, कर्ता ने, यानी कर्ता कारक। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अलंकार हैं हमारे। मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां। बेटा यहाँ कलियां जो है इसके 2 अर्थ हैं, एक तो फूलों से संबंधित और दूसरा यहाँ यौवन से संबंधित है। जब जवानी आती है तो उसके लिए यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो आप जानते हैं जब एक ही शब्द के 2 अलग अलग अर्थ निकलते हैं तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा। ठीक है, आपने देखिए मानो, जानो, जहां पर आता है मनु, जनु, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। देखो साकेत नगरी को इतना सुंदर बताया है कि वो स्वर्ग से मिलने जा रही है गगन में, तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके बता दिया गया है उसके बारे में, इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार। उषा सुनहरे तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। अब यहाँ पर देखिए जो सुबह का समय है उसको तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उसको ऐसा बताया जा रहा है जैसे कि लक्ष्मी जैसे उदित होती हैं, यानी मानव के ऊपर उसको आधारित करके बता दिया गया है। निर्जीव को सजीव पर जब आरोपित करके बताया जाता है तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। अब देखिए सी देख करके हमने बताया था जहां पर सी सरिस सम आता है वहां उपमा अलंकार होता है, लेकिन यहाँ उपमा अलंकार दिया ही नहीं हुआ तो भी हमें पता लग रहा है कि यहाँ उपमा नहीं है। जहां एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलें, अभी हमने आपको बताया था, वहां श्लेष अलंकार होता है। अब देखिए ये एक पैरा आया है जो आपने नेताजी का चश्मा पाठ में पढ़ा हुआ है, उससे संबंधित आपके प्रश्न उत्तर हैं। कितने समय में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा किया होगा? 1 महीने में। तो आप इसको पढ़ेंगे, ये देखिए महीने भर में, तो ये लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, वैसे आपने कक्षा में इसे पढ़ा हुआ है। मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल कहाँ लिखा हुआ था? उनका नाम जो था उनकी मूर्ति के नीचे लिखा हुआ था, मूर्ति के नीचे। आंखों ही आंखें में कौन हंसा? पान वाला। पान वाले से बात चल रही है ना, तो वो आंखों ही आंखों में हंसता रहता है बात करते करते। हालदार साहब ने किससे पूछा कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है? वो पान वाले से ही बात कर रहे थे तो उन्होंने उसी से पूछा था। देखिए हालदार साहब ने पान वाले से पूछा नेताजी का चश्मा कहाँ है ना, और वो देखिए, और वो मुस्कुराता हुआ बोला, वो आंखों ही आंखों में मुस्कुराता रहता है। चलिए, चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर किसको दे देता है? आपको पता है जो चश्मे वाला है वो जब कोई ग्राहक उसका पसंद कर लेता था तो वो ग्राहक को दे देता था और नया चश्मा नेताजी की मूर्ति पर चढ़ा देता था, तो ग्राहक को दे देता है। अब ये आ गए हैं आपके पढ़े हुए पाठ में से। बाल गोविंद भगत की आयु कितने वर्ष की थी? 60 के करीब थी। बाल गोविंद भगत प्रभाती गाना किस माह में शुरू करते थे? कार्तिक महीने में। अब देखिए राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से आपको ये पद दिया गया है और इसको पढ़कर आपने इसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं।
भृगुबर संबोधन किसके लिए कहा गया है। देखिए यहाँ लक्ष्मण जी जब कहते हैं, कहे हुए लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लखन कहते हैं, मैं व्याख्या नहीं बता रही बेटा, अब हम आपको सिर्फ इसका अर्थ बता देते। भृगुबर यानी ऋषि जो उस वक्त परशुराम जी हैं उनसे कह रहे हैं वो, तो इसलिए भृगुबर परसु देखा बहु मोही। तो परसा कौन दिखा रहा था लक्ष्मण जी को? परशुराम जी। तो भृगुबर उनको कहा गया है परशुराम के लिए। हे मुनि आपके शील को कौन नहीं जानता, किसने कहा ये? लक्ष्मण जी कह रहे हैं। कहे हुए लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। परशुराम पर किसका ऋण बाकी था? देखिए यहीं पर उन्होंने कहा कि माता पिता उऋण भय नहीं के, आप माता पिता के ऋण से तो उऋण हो गए हैं, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। अब आपके मन में जो गुरु का ऋण उतारने की इच्छा है, तो गुरु का ऋण यहाँ पर उनका रह गया है बाकी। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने क्या संभाला? कुठार। रघुकुल के सूर्य के नाम से किसे पुकारा गया है? देखिए लास्ट में आ रहा है ना, बढ़त देखी जल सम वचन, बोले ही रघुकुल भानु। यानी जब रामचंद्र जी ने देखा कि ये जो मामला है बिगड़ता ही जा रहा है, तो उन्होंने शीतल जल के समान वचन बोले। रघुकुल भानु यानी श्री राम ने बोले। अब देखिए प्रश्न 10 है आपका, हरि है राजनीति पड़े आए, किसने कहा? सूरदास के पद में से है ये बेटा। गोपियों ने कहा था, जब उद्धव जी योग संदेश लेकर गए थे तो गोपियों ने उन्हें कहा था हरि बहुत राजनीति पड़ गए हैं, तो गोपियों ने। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ में गादी सुनू जब वो विश्वामित्र जी को कहते हैं कि सुनो तुम्हारी वजह से मैं छोड़ रहा हूं इनको, तो गादी सुनू विश्वामित्र जी के लिए कहा गया है। ठीक है, अब बेटा इसके प्रश्न उत्तर हैं। इन प्रश्नों के उत्तरों पर हम अपनी दूसरी वीडियो में चर्चा करेंगे। ये 10 प्रश्न आप अपने कॉपी में हल कीजिए और इन्हें बार बार समझिए।